आरव अपनी कार से सीधा वहां पहुंचा जहां से घाटी शुरू होती थी, वही घाटी जिसके अंदर के जंगलों में टूरिस्टों को किडनैप करके रखा गया था। जब आरव वहां पहुंचा तो कौशल और उसकी टीम के कुछ लोग वहीं खड़े थे। आरव अपनी कार से बाहर आया और बोला, कौशल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और हनुमा कहाँ है? मिस्टर अंबानी, हनुमा ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ घाटी के अंदर जा चुका है और उसी ने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा था। उसने बताया था कि आप आने वाले हैं, इसलिए हम आपका वेट कर रहे थे। तो फिर चलो, बिना टाइम गवाए हम भी अंदर चलते हैं। हाँ मिस्टर अंबानी, हनुमा हमारे लिए कुछ ना कुछ मार्ग जरूर छोड़ कर गया होगा, हम उसे फॉलो करके उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो। और फिर वो लोग एक टीम बनाकर घाटी के अंदर घुसे, जहां रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होने के नाते कौशल आगे रहकर टीम को लीड कर रहा था, तो वहीं सेफ्टी पर्पस से आरव की कार को बीच में रखा गया था। एक तो ऑलरेडी रात थी, ऊपर से घने जंगल के बीच ये रात और भी डरावनी लग रही थी। वहां फैला सन्नाटा जंगली जानवरों से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसी सिचुएशन में हनुमा द्वारा छोड़े गए मार्ग को ढूंढ पाना आसान नहीं हो रहा था। तभी आरव ने कहा, क्या हम सही चल रहे हैं या बस हवा में तीर मार रहे हैं? मिस्टर अंबानी, हम हनुमा के मार्ग तो नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन क्योंकि यहाँ बस एक ही रास्ता दिख रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम सही रास्ते पर ही होंगे। कायदे से वहाँ एक भी रास्ता नहीं था, लेकिन एक ऐसी पतली पगडंडी थी जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि गाड़ी कभी कभी यहीं से निकलती होगी। इसलिए कौशल को बिलीव था कि वो सही रास्ते पर थे। लगभग 40 मिनट उस घने जंगल में चलने के बाद कौशल ने सबको रोककर कहा, दोस्तों, अब इसके आगे हम कारों से नहीं जा सकते क्योंकि ये घाटी है और आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसकी टीम के एक मेंबर ने टेंशन में आकर कहा, तो सर, फिर हम अब क्या करेंगे? कैसे जाएंगे आगे? कौशल ने उन सबको आर्मी स्टाइल में देखते हुए कहा, अपने पैरों से जाएंगे, क्योंकि कार से जाने के लिए हमें उसकी हेडलाइट जलानी पड़ेगी और जैसे ही हम कारों की लाइट जलाएंगे वो किडनैपर्स हमें ढूंढ लेंगे। बेटर है कि अपनी टॉर्च हाथ में लेकर हम पैदल चलें। लेकिन कौशल, फिर इन कारों का क्या करेंगे? कौशल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हमें इन कारों को जंगल के अंदर छुपाना पड़ेगा। लेट्स डू इट। उसके बाद उन्होंने अपनी कारों को घने पेड़ों के बीचों बीच लगा दिया, जिससे किसी की भी नजर न पड़ सके। और फिर उन्होंने अपनी टॉर्च पर कपड़ों की एक परत लगाई और उसे जला लिया। ऐसा करने से टॉर्च की रोशनी कम हो गई और उनके पकड़े जाने के चांसेस भी कम हो गए। वो चलते रहे, अगले आधे घंटे तक लगातार चलते रहे। स्टार्टिंग में कौशल आरव को लेकर डरा हुआ था कि कहीं आरव थक कर रुक न जाए, लेकिन आरव तो उन सबको टक्कर दे रहा था। बल्कि आरव के अंदर और ज्यादा एनर्जी थी और वो बहुत तेज चल रहा था। ये देखकर कौशल को बहुत अच्छा लगा। मिस्टर अंबानी, आपका स्टैमिना तो किसी आर्मी ऑफिसर की तरह है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त आरव के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट चल रहे थे, इसलिए वो कौशल के कॉम्प्लीमेंट का कुछ जवाब नहीं दे सका। उसके थोड़ी देर बाद दूर से उन्हें कुछ हरकत सुनाई दी। वो सब चौकन्ने हो गए। कौशल ने बहुत धीमी आवाज में सबको कहा, सब थोड़ा दूर दूर छुप जाओ। अगर कोई रिस्क में आए तो बाकी लोग उसे कवर देना। उसके कहे अनुसार सब पेड़ों के पीछे छिप गए। आरव ने भी ऐसा ही किया। सब एकदम चुप और सतर्क थे कि तभी एक दो टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ आई। कौशल ने देखा कि टॉर्च का जो पैटर्न बन रहा था वो तो जाना पहचाना था। ये आर्मी की ट्रेनिंग में सिखाया जाता था। कौशल ने सबसे कहा, घबराओ मत, ये भी अपने ही लोग हैं। ये भी टूरिस्टों की सेफ्टी के लिए ही आए हुए हैं। उसके बाद दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से मिलने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर आगे चले। फिर जब वो मिले तो उन्हें पता चला कि दूसरा ग्रुप हनुमा का था। आरव ने हैरान होकर पूछा, अरे तुम लोग, लेकिन हनुमा कहाँ है? मिस्टर अंबानी, हनुमा सर ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। उन्होंने बताया था कि आप लोग आ रहे हैं, तो हम आपको रास्ता दिखाने के लिए यहाँ खड़े हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इस घने जंगल में अब हम हनुमा तक कैसे पहुँचेंगे? इस पर हनुमा की टीम के दूसरे मेंबर ने कहा, घबराइए मत कौशल सर, वो हमारे लिए मार्ग छोड़ते हुए आगे गए हैं। आपको उन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद वे सब आगे बढ़ गए। 10 मिनट पैदल चलने के बाद हनुमा की टीम ने कहा, मिस्टर अंबानी, अब हमें बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। यहाँ से किडनैपर्स का इलाका शुरू होता है। हमारी एक भी गलती उन्हें चौकन्ना कर सकती है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद वे लोग बिना किसी आवाज के आगे बढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद वो हनुमा के पास पहुंच गए। आरव के देखते ही हनुमा ने कहा, मिस्टर अंबानी, आप ठीक तो है ना?
उसके बाद उसने कौशल और बाकी लोगों को देखा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं हनुमा, हम सब ठीक हैं। अब तुम ये बताओ कि यहाँ की क्या सिचुएशन है? कुछ पता चला क्या तुम्हें? मिस्टर अंबानी, सबसे पहले हमें वहाँ छुप जाना चाहिए, बाकी की बातें वहीं करेंगे। उसके बाद वो सारे लोग घने जंगल के बीचों बीच ऐसे लेट गए कि किसी की नजर उन पर न जा सके। मिस्टर अंबानी, चारों तरफ ये जो वायरिंग देख रहे हैं ना आप, बस इसी के अंदर हैं ये लोग। इन्होंने सेफ्टी के लिए वायरों में सेंसर्स लगाए हुए हैं, तो जैसे ही हम वायरों को टच करेंगे उन्हें पता चल सकता है। उसके बाद आरव और कौशल उन वायरों को ध्यान से देखने लगे। और इसके अलावा कुछ दिखा तुम्हें? क्या तुम्हें टूरिस्टों की लोकेशन का पता लगा? ठीक सेंटर में एक छोटा सा टेंट है और उसके चारों तरफ किडनैपर्स फैले हुए हैं। थोड़ी देर पहले जब ये लोग खाना बांट रहे थे तो कुछ खाना टेंट के अंदर भी भेजा गया था। उस खाने की क्वांटिटी लगभग 20 लोगों की थी। इसका मतलब कि हमारे 20 टूरिस्ट उसी टेंट के अंदर रखे गए हैं। ये सुनकर सब लोग दूर से ही उस टेंट को देखने लगे। उसके बाद कुछ देर तक किसी ने कोई बात नहीं की। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे कोई रास्ता निकाला जाए। तभी आरव ने पूछा, तो हनुमा, क्या तुम्हारे दिमाग में किसी तरह का कोई प्लान है? मिस्टर अंबानी, वैसे तो इनमें से ज्यादातर किडनैपर्स बहुत लेजी और ढीले ढाले हैं, लेकिन वो हैं बहुत सारे और उनके पास काफी गोला बारूद भी है, इसलिए हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आरव ने अपनी पूरी टीम को देखते हुए कहा, और हम कितने लोग होंगे? हम 30 से 31 लोग ही हैं और शायद उनसे लड़ने के लिए हम काफी नहीं होंगे। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कि हमारे पास प्रॉपर वेपन्स भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आरव और हनुमा की टीम में कम लोग थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर इन लोगों ने अटैक कर भी दिया तो हो सकता था कि टूरिस्टों की जान खतरे में पड़ जाए। अगर उन्होंने एक भी टूरिस्ट को मार दिया तो आरव बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाता। राइफल का एक साउंड भी सब कुछ खराब कर सकता था। तो क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें कुछ तो सोचना ही होगा। मैंने कुछ सोच रखा है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में इनकी आंख लग जाएगी। आखिर ये पूरी रात तो नहीं जाग सकते। जैसे ही लोग सोएंगे, सबसे पहले हम इन वायरों को टच किए बिना उस तरफ जंप करेंगे और फिर हम अपने टूरिस्टों को बाहर निकाल लेंगे। हनुमा का प्लान सुनकर सबके फेस पर थोड़ा एक्साइटमेंट जरूर आया, लेकिन किसी वजह से आरव को ये प्लान अपील नहीं किया। ये बस एक रैंडम प्लान था। इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। बताने में जरूर ये प्लान बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बात जब एग्जीक्यूट करने की आएगी तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। क्या किसी के पास कोई और प्लान है? सब लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे, क्योंकि हनुमा के अलावा सच में किसी के पास कोई प्लान नहीं था। यहाँ तक कि आरव भी कुछ नहीं सोच पा रहा था। ठीक है, अगर इससे अच्छा प्लान नहीं है तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना चाहिए। सब आरव की ओर काफी होपफुल होकर देख रहे थे कि आखिर आरव क्या कहने वाला था। इन केस हम अंदर फंस गए तो बाहर कोई तो हमारे बैकअप के लिए होना चाहिए। आरव ने जब ऐसा कहा तो सब सोच में पड़ गए, लेकिन तभी हनुमा के दिमाग की बत्ती जली और वो बोला, क्या आप टीम हैदरा के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि वे लोग भी इसी घाटी के अंदर हैं और इन किडनैपर्स की लोकेशन सर्च कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो लोग ज्यादा दूर नहीं होंगे। ये सुनकर हनुमा के माथे पर टेंशन वाले एक्सप्रेशन आ गए और वो बोला, लेकिन मिस्टर अंबानी, इस घाटी में उनसे कांटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क 0 है। हाँ, और अगर हमारा नेटवर्क आ भी गया तो हो सकता है कि उनके पास नेटवर्क ना हो। तो आखिर अब क्या कर सकते हैं? तभी कौशल ने कहा, मिस्टर अंबानी, क्यों ना हम उन्हें मैसेज डाल दें? उसकी बात सुनकर आरव का फेस थोड़ा खिल गया और वो बोला, ये बेस्ट आइडिया है। एटलीस्ट हम अपना बेस्ट तो दें। हनुमा, एक काम करो, तुम मोबाइल देकर किसी को ऐसी जगह भेजो जहां पर नेटवर्क हो, और फिर वो वहां जाकर टीम हैदरा को मैसेज भेज दे। जब वे लोग नेटवर्क में आएंगे, अपने आप उन्हें हमारा मैसेज मिल जाएगा। ये आइडिया हनुमा को भी अच्छा लगा और वो बोला, मिस्टर अंबानी, मैंने अंदर आते हुए एक बेसिक मैप बना रखा था। मैं ये टाइप कर देता हूँ और उन्हें भेज देता हूँ। उसके बाद हनुमा ने मोबाइल में एक मैसेज टाइप किया जिसमें उन तक पहुँचने का डिटेल डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद उसने अपने एक आदमी को मोबाइल देकर वहाँ से भेज दिया और फिर उसने बाकियों से कहा, हमें कभी भी मिशन के लिए अंदर जाना पड़ सकता है, इसलिए जितना टाइम बचा है सब लोग थोड़ा थोड़ा नींद ले लो। सब ने हनुमा की बात से अग्री किया। ये सारे लोग कई घंटों से लगातार एक्टिव थे और काफी थके हुए थे। वैसे तो आर्मी ट्रेनिंग होने की वजह से ये लोग कई और घंटे बिना सोए और बिना खाए काम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि टाइम बचा हुआ था तो वे लोग रेस्ट करने लगे।
जैसे जैसे रात और गहराती गई वैसे वैसे ठंड का प्रकोप भी बढ़ता गया। वो सब लोग एक दूसरे के नजदीक लेट गए जहां आरव उन सब के बीच में था। काफी लोग सो गए लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्टों के बारे में सोच रहा था कि तभी हनुमा की नजर आरव पर पड़ी। मिस्टर अंबानी, क्या आप नर्वस हैं? आरव ने थोड़ा सोचते हुए कहा। मैं नर्वस नहीं हूँ, बल्कि उन टूरिस्टों को लेकर टेंशन में हूँ। मैं समझ सकता हूँ ये फीलिंग। अपने पहले मिशन से पहले मेरी हालत भी ठीक ऐसी ही थी, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद कुछ फील ही नहीं होता। आरव कुछ देर तक हनुमा को देखता रहा। चारों तरफ काली रात छाई हुई थी तो वहीं हर तरफ बस सन्नाटा था। आरव के दिमाग में न जाने कैसा थॉट आया और उसने कहा, हनुमा, कैसा फील होता है किसी की जान लेकर? आरव का सवाल सुनकर हनुमा को भी जैसे कुछ महसूस हुआ। उसे वो सब कुछ याद आने लगा जब उसने अपने दुश्मनों को जान से मारा था। ये सोचते हुए उसके सीने में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। इस फीलिंग को बयां कर पाना बहुत मुश्किल है मिस्टर अंबानी। हमारा प्रोफेशन चाहे जो भी हो, लेकिन आखिरकार है तो हम सब इंसान ही। बेशक जानवरों को मारते हुए हमें कुछ खास फील ना होता हो, लेकिन जब हम किसी इंसान को मारते हैं तो थोड़े से हम खुद भी मर जाते हैं। उसकी बात बहुत गहरी थी। थोड़ी देर तक आरव उसे कुछ न बोल सका, बस वो आसमान के तारों को देखता रहा। लेकिन क्या बुरे इंसानों को मारना भी उतना ही मुश्किल है? हनुमा समझ रहा था कि आखिर आरव क्या सुनना चाहता था। आरव की बात सुनकर उसके चेहरे में थोड़ी सी हंसी आ गई और वो बोला, शायद नहीं। तब हम ऐसा मान लेते हैं कि यूनिवर्स के बैलेंस में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हनुमा की बात सुनकर शायद आरव थोड़ा रिलैक्स फील करने लगा और फिर बोला, शायद हमें भी थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए। यस मिस्टर अंबानी, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद उन दोनों ने ही अपनी अपनी आंखें बंद कर ली कि करीब 1 घंटे बाद हनुमा की आंख खुली और वो सबको उठाने लगा। सब लोग उठ जाओ जल्दी, आपके पास बस 5 मिनट है। जल्दी से रेडी हो जाओ। पूरे कैंप में सन्नाटा है और यही सही मौका है अंदर घुसने का। सब अपनी अपनी राइफलें अपने कंधों पर टांगने लगे। आरव भी रेडी होने लगा। तभी हनुमा बोला, मिस्टर अंबानी, आपको अंदर चलने की जरूरत नहीं है। आप बाहर रहकर हमारा वेट करिए। उसकी बात सुनकर आरव की भौएं चढ़ गई और वो बोला, आखिर तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि कहीं मैं तुम पर बोझ ना बन जाऊं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी सेफ्टी कर सकता हूं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका स्टेटस हम सबसे बहुत अलग है। बाय एनी चांस अगर आपको कुछ हो गया तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बकवास बंद करो। अगर मैं इतना ही डरपोक होता तो यहाँ आता ही नहीं। आरव की जिद के आगे हनुमा कुछ न कर सका, लेकिन उसने चुपचाप 3 सिक्योरिटी वालों को उसकी सेफ्टी के लिए लगा दिया। कौशल, सबसे पहले इन वायरों के आसपास जो लोग पहरा दे रहे हैं उनका काम तमाम करो। कौशल और उसके 2-3 लोगों ने अगले कुछ ही पलों में उन पहरेदारों को मार डाला। उनको मारना बहुत मुश्किल काम नहीं था क्योंकि वो सब सो रहे थे। दरअसल पूरे कैंप में ही सन्नाटा था। उसके बाद 3 आदमियों को बाहर छोड़कर हनुमा की अगुवाई में वे सब अंदर घुसे। वे लोग बहुत ही धीमे कदमों से अंदर जा रहे थे। अंदर जाकर पता चला कि वहाँ टोटल 3 टेंट थे, लेकिन सबसे पहले वो उस टेंट की ओर बढ़े जिसमें टूरिस्ट थे। वो उस टेंट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एक किडनैपर की नींद खुली और वो बाथरूम करने के लिए नींद में ही बाहर आया। इससे पहले कि उसकी नजर आरव के ग्रुप पर पड़ती, हनुमा ने उसकी गर्दन को 180 डिग्री में घुमा दिया और वो वहीं ढेर हो गया। उसके बाद 3-4 लोगों ने मिलकर उस किडनैपर को साइड में किया और अब वो उस टेंट के ठीक बाहर खड़े थे। हनुमा ने अपने आदमियों से कहा, मेरे साथ सिर्फ 2 लोग ही अंदर जाएंगे, बाकी सब लोग बाहर पहरा दो। हनुमा, मैं भी अंदर चलता हूँ क्योंकि शायद टूरिस्ट मुझे पहचानते होंगे और इससे काम आसान होगा। ठीक है मिस्टर अंबानी, फिर आपका चलना ठीक रहेगा। और फिर उन्होंने चाकू से लॉक को काट दिया। अंदर से सिर्फ और सिर्फ खर्राटों की ही आवाज आ रही थी। हनुमा ने एकदम से लाइट जलाने के बजाय टॉर्च की लाइट पर अपना हाथ लगाकर उसे जलाया और फिर 2 उंगलियों के बीच से वो अंदर देखने लगा। जब सब लोग उसे सोते देखे तो वो अंदर घुस गए। कुछ टूरिस्ट जाग रहे थे और वो लोग डर गए। प्लीज हमें मत मारो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हनुमा ने उस टूरिस्ट के मुंह में हाथ लगा लिया और बोला, डरो मत, हम लोग आप सबको बचाने आए हैं। तभी उस छोटी बच्ची ने डर कर कहा, अंकल पीछे देखो। जैसे ही हनुमा और आरव पीछे मुड़े, एक किडनैपर गेट के अंदर ही बैठा हुआ था। वो कोने में एकदम अंधेरे में था, इसलिए अंदर आते हुए उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। उसकी बंदूक की नोक आरव और हनुमा की तरफ थी और वो बस
शूट करने ही वाला था। ये देखकर हनुमा के दिमाग में एकदम शून्य सा छा गया। अचानक सामने एक बंदूकधारी देखकर हनुमा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो फायर कर पाता, आरव ने एक गुलाटी मारी और उसके एकदम करीब जाकर उसकी बंदूक का मुंह छत की तरफ कर दिया। उसके बाद एक हाथ से उस किडनैपर के कॉलर को पकड़कर आरव वापस पीछे की तरफ गुलाटी खा गया। इससे अब उस किडनैपर के हाथ से बंदूक छूट गई और वो बहुत चक्का रह गया। फिर आरव ने उसी बंदूक की बट से उसके सिर पर प्रहार किया और उसे वहीं बेहोश कर दिया। हनुमा और उसके साथी आरव की ये स्किल देखकर हैरान रह गए। एक ने कहा, अंबानी सर, आपने तो एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह उसे मार गिराया। कमाल कर दिया आपने। आरव ने उसे कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा और कहा, फालतू बातों का टाइम नहीं है ये। सबसे पहले टूरिस्टों को यहाँ से निकालो। उसके बाद अब हनुमा ने अपनी टॉर्च की लाइट फुल कर ली और अब सब एक दूसरे को देख सकते थे। हनुमा ने वहाँ किडनैप टूरिस्टों से कहा, हम आप सब लोगों को यहाँ से सेफ ले जाएंगे, लेकिन आपको भी इसमें हमारी हेल्प करनी होगी। तभी आरव ने बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ, आप लोगों को बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है यहाँ से बाहर निकलते हुए, क्योंकि अगर एक भी किडनैपर जाग गया तो फिर हम सब मारे जाएंगे। इतना शोर शराबा होने से अब तक वो टूरिस्ट भी जाग गए थे, जिनकी आंख लगी हुई थी। सब डरे हुए थे। उनके हाथ और पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। तभी हनुमा और उसके साथियों ने चाकू से उन रस्सियों को काटा और फिर वो लोग बहुत दबे कदमों से बाहर निकलने लगे। उस टेंट के बाहर आरव और हनुमा की पूरी टीम खड़ी थी। टूरिस्टों को बीचों बीच करके वो सारे लोग उनके चारों ओर फैल गए। वो छोटी बच्ची आरव का हाथ पकड़कर चल रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में आरव के कान में कहा, हमें बचाने के लिए थैंक यू सो मच अंकल। और अंकल, इन किडनैपर्स ने मेरी स्मार्ट वॉच मुझसे छीन ली है। क्या आप उसे भी वापस ला सकते हो? आरव ने उसे समझाते हुए कहा, जरूर लाऊंगा बेटा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ से बाहर जाओ, उसके बाद मैं आपकी वॉच लाता हूँ। अब वो सब लोग उस कैंप के ऑलमोस्ट एंड में ही थे कि तभी आरव वहीं रुक गया और बाकी सबको जाता हुआ देखने लगा। ये देखकर हनुमा ने कहा, क्या हुआ मिस्टर अंबानी, चलिए हम भी निकल चले। नहीं हनुमा, तुम इन टूरिस्टों को सेफली यहाँ से निकालने की व्यवस्था करो। यहाँ भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। आरव की बात सुनकर हनुमा शॉक में आ गया और वो बोला, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर अंबानी? मतलब आप कह रहे हैं कि आप अभी यहाँ रुकेंगे, लेकिन क्यों? आरव अंदर से बहुत काम लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ डिसाइड कर लिया था। उसने हनुमा को बताया, हनुमा, मुझे डाउट है कि इस किडनैपिंग के पीछे कुछ बड़े लोग शामिल हैं, कुछ ऐसे जिन पर आमतौर पर शायद शक नहीं कर सकते। कुछ भी करके मुझे उनका पता लगाना है। हनुमा ने आरव को समझाते हुए कहा, लेकिन मिस्टर अंबानी, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। देखो, आज हम लकी थे इसलिए अपने टूरिस्टों को बचा ले गए, लेकिन हर बार लकी नहीं होंगे। इसलिए अगर आज हमें सही आदमी का पता नहीं चला जिसने किडनैपिंग करवाई है, तो ये दोबारा भी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे? हनुमा कुछ देर तक आरव की कही बात के बारे में सोचता रहा और फिर उसने अपने बाकी लोगों को देखा जो कि जंप करके वायर के दूसरी तरफ जा चुके थे। वो लोग हनुमा और आरव का वेट कर रहे थे। हनुमा ने आरव से कहा, ठीक है मिस्टर अंबानी, अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी आपके साथ रुकता हूँ, लेकिन मुझे बस 1 मिनट दीजिए। कौशल को कम्युनिकेट करके मैं बस अभी आया। उसके बाद हनुमा दौड़ता हुआ कौशल के पास गया और बोला, कौशल, तुम टूरिस्टों को लेकर यहाँ से निकलो और 5 शार्प शूटर्स को यहाँ छोड़ जाओ, हम दोनों के कवर के लिए। उसकी बात सुनकर कौशल की आंखें खुली की खुली रह गई। हनुमा, तुम लोग करने क्या जा रहे हो? अब हमने सारे टूरिस्ट छुड़ा लिए हैं, इसलिए अब खुदकुशी करने का क्या कारण है? कौशल, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा करो, ये मिस्टर अंबानी का ऑर्डर है। कौशल भी मजबूर था। आखिर उसे आरव और हनुमा के ऑर्डर्स मानने ही थे। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, लेकिन हनुमा, एक बात याद रखो कि हमारे पास गाड़ियाँ बहुत कम है, जबकि लोग ज्यादा। इसलिए हम अगर एक बार यहाँ से चले गए तो फिर वापस आने के लिए तुम्हारे पास गाड़ियाँ नहीं होंगी। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं किडनैपर्स के ग्रुप से 2 गाड़ियाँ ले लूंगा। ठीक है दोस्त, अपना और मिस्टर अंबानी का ध्यान रखना। और फिर टूरिस्टों को लेकर कौशल और उसके आदमी वहाँ से चले गए। उसके बाद हनुमा वापस आरव के पास आया। उसने वायर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर अंबानी, वो देखिए ऊपर पेड़ों की तरफ।
आरव ने हनुमा की बताई डायरेक्शन की तरफ देखा तो पेड़ों के बीच उसे कुछ हरकत होती हुई दिखाई दी। क्या है वो? वहाँ कोई है क्या? वो हमारे ही लोग हैं, 5 शार्प शूटर्स उन पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं। जैसे ही हम उन्हें किसी खतरे में दिखेंगे वो दुश्मनों को शूट करना स्टार्ट कर देंगे। वेरी नाइस आइडिया, लेट्स गो इनसाइड। और फिर वे दोनों वापस अंदर आए। क्योंकि अब सिर्फ वो दोनों ही थे तो पकड़े जाने का डर भी काफी कम था, क्योंकि वो दोनों ही वेल ट्रेन्ड थे। मिस्टर अंबानी, अब प्लान क्या है? मुझे इनके लीडर से मिलना है और उससे पूछना है कि इस किडनैपिंग में किसका हाथ है। हनुमा ने वापस से पूरे कैंप की तरफ नजर दौड़ाई और बोला, मिस्टर अंबानी, कैंप में टेंट तो काफी हैं, लेकिन वो 2 थोड़े स्पेशल लग रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी बार वहां से लोगों को आते जाते देखा था। मुझे लग रहा है कि जो बड़ा वाला टेंट है वो शायद वेयर हाउस होगा। आरव भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर तक देखने के बाद वो बोला, और वो जो लास्ट में छोटा सा टेंट है, मेरे हिसाब से उसमें इनका लीडर होगा। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन क्या हम पहले वेयर हाउस के अंदर चले? हो सकता है कि वहाँ कुछ गन्स और बारूद मिल जाए। आरव जानता था कि उसके और हनुमा के लिए उनके लीडर को पकड़ना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी, लेकिन उसे लेकर यहाँ से निकलना आसान नहीं होने वाला। उसके लिए अच्छी क्वांटिटी में गोली बारूद की जरूरत होगी। इसलिए आरव ने कहा, ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसे ही करते हैं। चलो पहले वेयर हाउस में ही चलते हैं। उसके बाद वे दोनों वेयर हाउस की तरफ गए। ये इस कैंप का सबसे बड़ा टेंट था। उसके बाहर जाकर दोनों ही उसके गेट के 2 तरफ हो गए। अंदर से कुछ खास आवाजें नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा था कि अंदर कुछ लोग सो रहे थे। तभी हनुमा ने आरव को कुछ इशारा किया जो कि आरव के बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन उसने समझने की पूरी कोशिश की। वे आपस में बात नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एकदम गेट से चिपक कर खड़े थे। हनुमा ने किसी तरह ट्रिक करके अंदर से लॉक गेट को खोल दिया और वो दोनों अंदर घुस गए। अंदर जाते ही हनुमा ने एकदम से टॉर्च ऑन कर दी। वहाँ पर 2 बेड लगे हुए थे और उस पर 2 किडनैपर्स सो रहे थे। वेयर हाउस में अचानक शोर होने से उनकी नींद खुल गई और वो उठने लगे। तभी एक किडनैपर के ऊपर हनुमा ने जंप मारी और एक के ऊपर आरव ने। उन्होंने सबसे पहले उनके मुंह में जोर से हाथ रखा और फिर उन्हें वहीं खत्म कर दिया। थोड़ी देर तक तो आरव को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये उसके हाथों से क्या हो गया। आरव ने लाइफ में पहली बार किसी को जान से मारा था। थोड़ी देर तक हनुमा ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। थोड़ी देर बाद आरव खुद बोला, हनुमा, तुमने अचानक से अपनी टॉर्च ऑन क्यों कर दी थी? मिस्टर अंबानी, बाहर मैंने इशारे से यही तो कहा था कि अंदर जाकर मैं अपनी टॉर्च जलाऊंगा और फिर हम उन पर अटैक कर देंगे। और ये इशारा मुझे कैसे समझ आएगा? मैं तुम लोगों की तरह आर्मी से थोड़ी ना हूँ। तब जाकर हनुमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, उसके लिए आई एम सॉरी मिस्टर अंबानी, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सेफ हैं। आरव के फेस पर भी मुस्कान आ गई और वो पूरे जोश में बोला, ध्यान से देखो, इस वेयर हाउस में हमारे कुछ काम का है भी या नहीं? हनुमा ने वेयर हाउस में पड़े बड़े बड़े टैंक को खोला और उसमें जो रखा हुआ था उसे देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो उठा। मिस्टर अंबानी, यहाँ तो हमारे काम की बहुत सारी चीजें हैं। हनुमा उन नई टेक्नोलॉजी वाली राइफलें और ग्रेनेड उस टैंक से निकालने लगा। फिर उन्होंने अपने आप को हथियारों से लैस कर लिया। हनुमा ने कुछ ग्रेनेड्स भी अपने साथ रख लिए। हनुमा, अब वक्त आ गया कि लीडर की गर्दन पकड़ी जाए। ठीक है मिस्टर अंबानी, तो अब उस टेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ से निकलिए। मुझे इनके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद आरव दबे कदमों से बाहर आ गया। ठीक 2 मिनट बाद हनुमा वहाँ से बाहर निकला और आरव के कान में बोला, मुझे बस 2 मिनट और दीजिए, मैं बस अभी आया। उसके बाद वो वहाँ खड़ी कारों के पास गया और ठीक 2 मिनट बाद वापस आ गया। आरव ने उससे कहा, तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो? आरव की बात का जवाब देने से पहले हनुमा के फेस में प्राउड वाली स्माइल आ गई। मैंने हर जगह ग्रेनेड सेट कर दिया है मिस्टर अंबानी। अब जैसे ही कोई वेयरहाउस का दरवाजा खोलेगा, यहाँ बहुत बड़ा धमाका होगा। उन 2 कारों को छोड़कर मैंने बाकी की कारों में भी ग्रेनेड लगा दिया है। जैसे ही इन्हें कोई स्टार्ट करेगा, ये भी फट जाएंगी। आरव ने उन 2 कारों को ध्यान से देखा। हमें इन दोनों कारों का ध्यान रखना है ताकि हम वापस आए तो हम गलत कार में ना बैठ जाएं। आरव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद वो सीधा लीडर के टेंट के सामने पहुंचे। वहां पर उन्हें अंदर से कुछ खास आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन गहरी सांसों की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी।
जिससे ऐसा लग रहा था कि वहाँ एक से ज्यादा लोग होंगे। हनुमा ने आरव को देखकर कुछ इशारा किया, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि आरव को इशारे समझ नहीं आते। फिर उसने आरव के कान में विस्पर किया, पहले मैं अंदर जाऊंगा और फिर आप आएंगे। आप जैसे ही अंदर आएंगे मैं तुरंत टॉर्च लाइट ऑन कर दूंगा और हमें एक्शन शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। इसके बाद हनुमा अंदर घुस गया। वो आरव के अंदर आने का इंतजार करने लगा। आरव ने गेट के अंदर कदम रखा ही था कि वहाँ सायरन बजने लगा। वो दोनों ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गए। हनुमा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, फंस गए हम इनके जाल में। कमीनों ने सायरन लगा रखा था। हनुमा जानता था कि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। उसने गोली की स्पीड से टॉर्च चलाई और वहाँ मौजूद लोगों को देखा। वहाँ टोटल 3 लोग थे। एक मर्द था और उसके साथ 2 लड़कियां थी। वो तीनों एक साथ एक ही बेड पर लेटे हुए थे। आरव को समझते देर नहीं लगी कि यही किडनैपर्स का लीडर है। सायरन की आवाज सुनकर वो तीनों भी जाग गए थे और जैसे ही अपने सामने 2 लोगों को खड़े देखा तो उस लीडर ने भी तकिए के नीचे रखी अपनी बंदूक उठा ली। उसके बाद उसने एक लड़की को अपने सामने कर दिया और डरी हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? बेवकूफ, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि हम कौन हैं? ओह, तो तुम लोग मिलिट्री वाले हो और उन टूरिस्टों को छुड़ाने आए हो? आरव और हनुमा ने लगातार उस पर अपनी अपनी राइफलें तान रखी थी, क्योंकि एक छोटी सी चूक और उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। देखो, हाँ, हम लोग उन टूरिस्टों को छुड़ाने आए हैं, लेकिन हम मिलिट्री से नहीं हैं। तो फिर कौन हो तुम लोग? वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। तभी उस टेंट के बाहर बहुत से लोगों की आवाज सुनाई दी। हनुमा ने एक बार टेंट के दरवाजे की तरफ देखा, जो कि बस ऐसे ही टिका हुआ था। उनमें अंदर से कोई लॉक नहीं था। मिस्टर अंबानी, सायरन की आवाज सुनकर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। हनुमा की डरी हुई आवाज सुनकर वो लीडर थोड़ा खुश हुआ और बोला, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? लेकिन आरव अंदर से बहुत काम था। जैसे उसे सब पता था कि आगे क्या करना था। उसने हनुमा को एक लुक दिया और कहा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ ग्रेनेड्स हैं? हाँ मिस्टर अंबानी, मेरे पास अभी भी 2 से 3 ग्रेनेड्स हैं। तो क्या तुम उनका अचार डालोगे? पहले इस लीडर को मजा चखाते, उसके बाद इसके लोगों को देखेंगे। पहले तो हनुमा को कुछ समझ नहीं आया कि आरव क्या कह रहा था, लेकिन बाद में उसने अपनी एक आंख मारी। इससे हनुमा को सब साफ हो गया और फिर इसके बाद हनुमा ने एक ग्रेनेड निकाला और लीडर को दिखाया। लीडर तो बहुत ही डर गया था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हनुमा ने वो ग्रेनेड उसके बेड पर फेंक दिया। वो तीनों ही चीखते हुए उस बेड से बाहर कूदे और ऐसा करने में लीडर के हाथ से उसकी बंदूक छूट गई। इसके तुरंत बाद आरव उसकी तरफ झपटा और उसे गर्दन से पकड़ लिया। अब आरव के एक हाथ में उसकी गर्दन थी और दूसरे हाथ में उसकी राइफल। ये तो कमाल हो गया मिस्टर अंबानी। इसकी वजह से हम बाहर खड़े इसके लोगों से नेगोशिएट कर सकते हैं। हनुमा ने वो ग्रेनेड बस ट्रिक करने के लिए फेंका था। उसका पिन उसने नहीं निकाला था, जिसकी वजह से वो फटा नहीं। उसके बाद आरव ने उन 2 लड़कियों की तरफ देखा। अपने कपड़े पहनो और चुपचाप यहाँ से निकलो। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब वो बाहर जाने लगी तो आरव फिर से बोला, इसके लोगों से बोल देना कि अगर जरा भी होशियारी की तो उनके लीडर की जान हमारे हाथ में है। उसके बाद अब आरव उस लीडर से बात करना स्टार्ट किया। देखो, तुम्हें मारना मेरे लिए अब चुटकियों का खेल है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया। मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुम जवाब देने को रेडी हो तो बोलो। उस किडनैपर के पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसे आरव की बात माननी ही पड़ी। आरव ने हनुमा को इशारा किया और हनुमा ने उसके कपड़े लाकर उसे दिए। फिर उसे एक कुर्सी पर बिठाकर उन दोनों ने उसकी खोपड़ी में अपनी अपनी राइफल लगा ली। बताओ, इस किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है? टूरिस्टों को किडनैप करने का ऑर्डर किसने दिया था तुम्हें? आरव का सवाल सुनकर वो लीडर शॉक में आ गया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि इसके पीछे किसी का हाथ है? अगर अपनी जान पर खेलकर मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो कुछ तो पता होगा ही ना मुझे। देखो, तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। अचानक उस लीडर के 2 आदमी उस टेंट के अंदर घुस गए, लेकिन टेंट का दरवाजा खोलते ही अपने लीडर को जिस हालत में उन्होंने देखा, उससे वो डर गए। वो फ्रीज से हो गए और जैसे उनसे गोलियां चली ही नहीं कि ठीक इसी मोमेंट पर आरव और हनुमा ने अपनी अपनी राइफल से उन दोनों को शूट कर दिया। एक की खोपड़ी आरव ने उड़ाई तो वहीं दूसरे की हनुमा ने। वो दोनों जहां पर खड़े थे बस वहीं ढेर हो गए। उसके बाद आरव ने गुस्से से उस लीडर को बोला, तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आदमियों को बोल दो कि बेवकूफी ना करे, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा ही होगा।
उस लीडर की आंखों के सामने उसके 2 आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। आखिर उसके अंदर इस वक्त डर के अलावा और क्या चल सकता था? उसने बहुत तेज आवाज में कहा, मेरी जान खतरे में है, तुम लोग वैसा ही करो जैसा ये लोग कह रहे हैं, बेवकूफी मत करो। अब जाकर आरव और हनुमा ने राहत की सांस ली। मैं तुमसे अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि टूरिस्टों को किडनैप करने का काम तुम्हें किसने दिया था? इसके बाद अब मैं नहीं बल्कि मेरी बंदूक बोलेगी। आरव का गुस्सा देखकर वो कांपने लगा। मुझे काम लकी ने दिया था। मैंने इन टूरिस्टों की किडनैपिंग लकी दुग्गल के कहने पर की थी। लकी दुग्गल का नाम सुनकर आरव और हनुमा ने एक दूसरे को देखा। एक्चुअली वो दोनों ही इस आदमी को नहीं जानते थे। कौन है ये लकी और क्या करता है?